गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 4। ठीक है, तो अध्याय 5 है शायद, है ना? रुको एक मिनट। हाँ, अध्याय 5 है। ठीक है, तो अध्याय 5 में हम क्या पढ़ रहे थे? जल। ठीक है, इसका आधा भाग हुआ था, आधा आज हम देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आए थे सुनामी में। ठीक है, तो सुनामी देखते हैं कैसे आता है। सुनामी पृथ्वी का क्या है? तांडव है। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात क्या हुई? गति उत्पन्न हो गई, है ना? हलचल होने लग गई। इस कारण यह भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर, है ना? यह सुनामी जो है वो लगभग क्या हुआ? 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः क्या हो गए? डूब गए और भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। और जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एक श्रीलंका की ओर बढ़ी और तरंगों की लंबाई कम हो गई। तो जल की गहराई भी क्या हो गई? कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 लेकर 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक पर प्रभावित हुई। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है? सर्वाधिक जो है वो प्रभावित क्षेत्र थे। ठीक है, यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी ही आती है, और क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। ये देख रहे हो यहाँ पे व्यवस्थित विनाश हुआ था तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, है ना? कैसे घर डूब गए थे, पूरे अस्त व्यस्त हो गए थे। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की क्या हुई? अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे जो है क्या होती है? उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे, जिसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की क्या हो गई? वहाँ पे मृत्यु हो गई। वो देखने लगे तो वहाँ क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई, है ना? क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाए कि तरंग जो है वो उन तक भी पहुँच सकती है। ठीक है, फिर है वो ज्वार भाटा। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है, अब देखो
सूर्य क्या है, एक चंद्रमा, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, और जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल जो है वो अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को क्या की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। बंदरगाह मतलब जहां जहाज ठहरता है, ठीक है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे क्या करते हैं, बिना कठिनाई के मछलियों को क्या है पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ देख रहे हो आप लघु ज्वार भाटा में वृहद ज्वार भाटा का चित्र है ये, ठीक है। इस चित्र को आप कॉपी में बनानी भी है, ठीक है। अब देखो महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं क्या करती हैं, किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है और गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र मतलब मछली पकड़ने का स्थान माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके क्या है, कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ इस चित्र को भी देख रहे हो, महासागरीय धाराएं ये सब जो नीले नीले दिख रहे हैं ये सब जल है, ठीक है। महासागर है ये, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हुआ।